गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 8 यानी कि इंडिया का क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को। तो चैप्टर 8 का नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर से पता चल रहा है कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो इंडिया का क्लाइमेट है, उसका वेजिटेशन क्या है, उसकी वाइल्ड लाइफ क्या है, उसके बारे में। तो जैसे कि हम सब जनरली हर जगह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में भी, टीवीज में भी, कि मतलब आज का वेदर ये है, चेंज हो गया है। तो वेदर क्या है बेसिकली? दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स में, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसकी वजह से तो वेदर बनता है। तो जो वेदर है वो डे टू डे चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो वो हम पढ़ते हैं इसमें। और जैसे कि वो चेंज इंक्लूड क्या करता है वेदर के अंदर, जैसे टेम्परेचर होता है, रेनफॉल, सनशाइन, ये सब होते हैं। जैसे कि कभी कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होता है, कभी सनी और क्लाउडी मौसम होता है, विंडी और काम रीजन भी होता है। तो इस टाइप का हमारा को वेदर मिलता है। तो बेसिकली जो हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के चार मेनली में फोर मेजर सीजन्स होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन जिसको हम कहते हैं, जो कि दिसंबर से फेब के बीच होता है। तो आप जब भी दिसंबर से फेब देखेंगे तो वो हमारा विंटर रीजन होगा, विंटर वेदर। इसके बाद आता है हमारा हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, जो कि हमारा आता है फेब के बाद क्या है, मार्च। तो मार्च टू मई तक हमारा हॉट आता है। फिर इसके बाद हमारा आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी कि रेनी सीजन, जिसको हम कहते हैं बरसात का मौसम, जो कि हमारा आता है जून से सितंबर के बीच। फिर हमारा आएगा रिटर्निंग मानसून, क्योंकि मानसून आया है तो मानसून जाएगा भी। तो वो वाले मौसम को हम कहते हैं ऑटम का मौसम, मौसम यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो इस तरीके से हमारी पूरी मौसम का और सीजन्स का लाइफ चलती रहती है, कि लाइफ साइकिल चलती रहती है। जैसे पहले कोल्ड वेदर सीजन आ गया दिसंबर से जन फेब में, फिर मार्च से मई हमारा समर सीजन आ गया, फिर हमारा जून से सितंबर के बीच आ गया रेनी सीजन, फिर ऑटम सीजन आ गया हमारा अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो अब धीरे धीरे इनका स्टार्ट कर लेते हैं, इनके बारे में पढ़ना। तो जैसे कि पहला है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, ठंड का मौसम। तो जैसे कि ठंड के मौसम में पता है कि ठंड के मौसम में क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो डाउन होगा, बिल्कुल लो टेम्परेचर होगा। तो इसमें हमें ये पता है कि जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करेंगी इन दिस रीजन। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, तो टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन दी नॉर्दर्न इंडिया। तो इसलिए हमको वहाँ पे ठंड का एहसास होगा और वहाँ पे विंटर सीजन बनेगा। फिर आता है हॉट वेदर सीजन और समर। इसमें क्या होता है, इन दैट हॉट वेदर सीजन जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती है इस रीजन में, और टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जिसकी वजह से क्या है कि हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू इस टाइम पे उड़ती हैं ड्यूरिंग द डे। तो लू जो है एक गर्म हवा है, जो कि एक सीजनल विंड है, लोकल विंड है, जिसको हम लू कहते हैं। तो वो जनरली हॉट वेदर सीजन में ही चलती है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी कि रेनी सीजन के बारे में, जब बरसात का मौसम आता है। तो ये इस मौसम में क्या होता है, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून, यानी कि क्या, कि ऑनसेट और एडवांस ऑफ द मानसून यानी कि मानसून का आना और इसका स्टार्टिंग होना। और इस यहाँ पे जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। मतलब कि क्या, हवाएं जो चलेंगी वो कहाँ से चलेंगी, वो चलेंगी सी से लैंड की ओर। क्योंकि वो, क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया फॉर एग्जांपल ऐसा है अगर, ठीक है, तो हवाएं ऐसे आ रही हैं साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है तो ये हवा कहाँ है, इंडियन ओशन से ही तो आ रहा है, इंडियन ओशन टू लैंड में आ रहा है, सरफेस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सी टू लैंड में आ रहा है साउथ वेस्ट मानसून। और इसी में क्या है कि जब ये विंड्स जो है ये टकराती है माउंटेन से, तो रेनफॉल अकर होता है। फिर हमारा सीजन आता है दूसरा, वो है सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, यानी कि सीजन आया, अब सीजन जा रहा है मानसून का, यानी कि ऑटम। ऑटम में क्या है कि जो विंड्स आई थी अभी तक, वो मूव बैक करती हैं मेनलैंड यानी कि सरफेस से, और वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल की ओर। और दिस इज द सीजन ऑफ द रिटर्निंग मानसून। और द साउदर्न पार्ट, जैसे इंडिया के कुछ पर्टिकुलर पार्ट हो गए, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है इस मौसम में। और जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं विच में बी मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। जो क्लाइमेट है इंडिया का, वो बेसिकली मानसून टाइप क्लाइमेट है। तो कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि जो इंडिया क्लाइमेट है वो किस टाइप का क्लाइमेट है। तो जो
क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप क्लाइमेट हमारा। तो मानसून जो है, मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। तो ये बात याद रखनी है कि जो अरेबिक वर्ड से हमारा मानसून वर्ड लिया गया है मौसम से, जो कि इसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, हमने बताया था कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। मोस्ट ऑफ द रेन जो है ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। और एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो डिपेंड होती है बेसिकली बरसात के मौसम के लिए। तो जो गुड मानसून होता है मतलब कि एडिक्वेट रेन आती है और ब्यूटीफुल बाउंटीफुल क्रॉप्स होती हैं। तो अभी जो येलो बॉक्स है अभी ये टिक द करेक्ट आंसर कह रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून्स वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर वन ईयर। यानी कि अगर एक साल में अगर जो मानसून है वो बहुत ही कमज़ोर आया है या फिर बहुत ही खराब स्थिति हुई है मानसून की, तो पहला सवाल है कि क्रॉप्स में क्या होगा। क्रॉप्स मतलब अफेक्ट होंगी या नहीं होंगी। तो क्रॉप्स तो अफेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये जो क्रॉप्स हैं वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है रेन में। और रेन कहाँ से आती है? मानसून से आती है। तो क्रॉप्स अफेक्ट होंगी। फिर है द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल गो डाउन। क्यों? क्योंकि अभी मान लो ये वेल है, पानी मान लो अभी इतना ही था, जब मानसून होता तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन अभी मानसून नहीं है तो ये अपने आप सूख जाएगा। सूख जाएगा तो कम हो जाएगा पानी, तो डाउन हो जाएगा मतलब नीचे गिर जाएगा इसका लेवल। फिर पूछा है समर विल बी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है कि समर विल बी क्या होगा, मतलब समर में क्या इफेक्ट आएगा। तो अब जब रेनी सीजन ही कम आ रहा है मतलब मानसून कम आ रहा है मतलब कि रेनी सीजन कम हो गया। जब रेनी सीजन कम हो गया तो अभी तक तो हमारा गर्म का सीजन चल रहा था, समर चल रही थी, तो वही चलती चली जाएंगी यानी कि समर क्या होगी, और बढ़ जाएगी। फिर आगे आते हैं तो आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो कि अभी हमने पढ़ा था ना क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में। तो ये क्लाइमेट है, अभी चेंजेस कैसे होते हैं, ये अफेक्ट कैसे होते हैं, लोकेशन की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से कि कितना दूर है सी से, रिलीफ की वजह से, माउंटेन रीजन है या किस टाइप का रीजन है हमारा, प्लेन का रीजन है या माउंटेन रीजन है, हिल रीजन है। तो इस बेस पे जो क्लाइमेट है इंडिया का वो अफेक्ट करता है, वो चेंज होता है। जैसे कि एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, जैसे कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया का अगर देखें हम, जैसलमेर और बीकानेर का, डेजर्ट ऑफ राजस्थान वो बहुत गर्म है, लेकिन द्रास और कारगिल का, जम्मू कश्मीर का जो सेक्टर है वो बहुत ही ठंडा है। कोस्टल प्लेन्स का अगर हम देखते हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट आता है। ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें, जो मौसम राम है, मौसम राम एक जगह है मेघालय में, वो रिसीव करती है वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये बहुत फैक्चुअल नॉलेज वाला पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि जो मौसम राम एरिया है मेघालय में, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करती है। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की ओर। तो नेचुरल वेजिटेशन अभी हमने देखा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है हर एक सीज़न में। तो जो सीज़न है वो चेंज हो रहा है, अब सीज़न चेंज हो रहा है, कहीं पानी ज़्यादा है कहीं पानी कम है। तो इसी वजह से क्या होगा, हमने देखा था कि क्रॉप्स जो हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, अफेक्ट होंगी। तो ये अब देखेंगे कि जो वेजिटेशन है इंडिया का वो कैसे कैसे चेंज होता है किसी किसी प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। और अब हम देखते हैं जैसे कि कभी-कभी हमने अगर अपने आस-पास भी देखा हो, तो हमें दिखता है ना दैट देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स, जैसे बुशेज़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैक्टस होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स दिखते हैं हमको, ठीक है? वैसे ही कभी हमें बहुत बड़े-बड़े से ट्रीज़ दिखते हैं, टॉल ट्री, नीम का पेड़ दिखता है, मैंगो का दिखता है, कुछ अलग-अलग से लीव्स का भी दिखता है जैसे पाम, ठीक है? ग्रासेस दिखती हैं, श्रब्स, ट्रीज़ दिखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक नेचुरल वेजिटेशन का ही पार्ट है। तो अब ड्यू टू वेरिएड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन जैसे कि जनरली डिवाइड होती है हमारी 5 टाइप्स में, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब एक-एक करके हम नेचुरल वेजिटेशन और इन टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये आपको डायग्राम से भी दिख सकता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इतना डायग्राम से पता चल रहा है कि बहुत घना और डेंस फॉरेस्ट होगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो इसमें क्या है, अगर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल, तो नाम से पता चल रहा है कि रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होगी। तो वही लिखा है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। दे आर ऑल्सो डेंस, बहुत डेंस होते हैं, दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, ये भी एक पॉइंट है।
ये इतने डेंस है कि यहाँ पे अगर सनलाइट भी पड़ती है तो सनलाइट ग्राउंड तक हमें दिख ही नहीं पाती है और हमें ज़्यादातर वहाँ अंधेरा ही छाया जाता है। जो और बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ बहुत पाई जाती हैं, जैसे कि और ये जो है ये शेड नहीं कर पाता है डिफरेंट ऑफ टाइम्स में, बिकॉज़ यहाँ पे सनलाइट है ही नहीं। अब सनलाइट नहीं है, बस यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है, तो पेड़ जो है वो ग्रो करेंगे, ट्रीज़ ग्रो करेंगे। अब जैसे कि और ये ना जनरली ऑलवेज़ अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फूल पत्ते वाला ही इनको हम कहते हैं। और इसके बाद कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो भी पाए जाते हैं, एक तरीके से कह लो आप वेजिटेशन, जैसे कि मोगनी हो गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये हमें याद रखना चाहिए कि मोगनी कहाँ पे पाई जाती है। इबोनी, रोजवुड, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे और नैरो स्ट्रिप्स देखते हैं वेस्टर्न स्लोप्स की और घाट्स की। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती होगी। तो इससे हम ये पॉइंट भी कंक्लूड कर सकते हैं। आप देखो, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ही बारिश होगी, वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारी बारिश हो रही होगी, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट मतलब कि क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साइड से, यानी कि लार्ज पार्ट सबसे ज़्यादा जो इंडिया का है वो हमारा ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट का ही है। और दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानसून फॉरेस्ट, कई बच्चे, क्योंकि हम लोग बहुत कन्फ्यूज जाते हैं कि मानसून फॉरेस्ट में हम रेन फॉरेस्ट लगाएं, लेकिन मानसून फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट होते हैं। और ये इनकी खास बात ये है कि सबसे ज़्यादा पार्ट में ये पाए गए हैं हमारे इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाया जाता है वो पाए जाते हैं मानसून फॉरेस्ट, और मानसून फॉरेस्ट को ही हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं आगे, तो यार दे आर लेस डेंस और दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। और इम्पोर्टेंट ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि साल का पेड़, टीक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पीपल, नीम, शीशम, है ना। साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सब किसके पार्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट के पार्ट है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जनरली ये लोग प्लेन के एरिया में पाए जाते हैं, जो एलुवियल प्लेन्स होते हैं वहाँ पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के रीजन में। तो जो मतलब सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका है, ट्रॉपिकल डिसिडुआस फॉरेस्ट का। फिर आते हैं थॉर्नी बुशेस में। थॉर्नी बुशेस क्या है, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। थॉर्नी बुशेस यानी कि थोड़ी सी, जो कि छोटी छोटी बुशेस, शर्ब्स ये सब होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ड्राई एरिया, सूखा एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। दी लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन, ये एक पॉइंट है कि स्पाइन में पाया जाता है, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। कैक्टस एग्जांपल हो गया, खेर, बबूल, किक्कर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो वेजिटेशन है थॉर्नी बुशेस की, जो पाई जाती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जनरली लोग स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन की। माउंटेन वेजिटेशन में नाम से पता चल रहा है कि ये वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा माउंटेन रीजन में और हिल रीजन में। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन ऑन द height. With increase in height, the temperature falls at a height between 1500 meters and 2500 meters. Most of the trees are conical in shape. Generally लोग conical in shape होते हैं, देखो आप ये देख रहे होगे आप, ये conical in shape बन रहा है। तो इस तरीके से माउंटेन होते हैं, जैसे कि चीर, पाइन, देवदार, ये जो होते हैं ये माउंटेन प्लांट्स होते हैं। तो हमें एग्जांपल याद होनी चाहिए कि जैसे चीर, पाइन, देवदार जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट के पार्ट हैं, और थॉर्नी में कैक्टस, खेर, बबूल, किक्कर ये थॉर्नी बुशेस के पार्ट हैं। फिर आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, दे दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। तो ये थोड़ा ना सलाइन वाटर में पाए जाते हैं मैंग्रोव, यानी सुंदरबन डेल्टा हो गए, थोड़ा साइड ये लोग पाए जाते हैं मैंग्रोव में, मतलब कि थोड़ा सॉल्ट वाले टाइप पानी में। और दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन, देखो एग्जांपल भी आ गया, इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बेसिकली जो सुंदरी है, सुंदरी एक नाम है जो कि वेल नोन स्पीशीज है ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन रीनेम्ड। सुंदरी एक वेल नोन स्पीशीज है जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाई जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब सवाल आता है, वाई आर फॉरेस्ट
नेसेसरी क्या कि मतलब जो फॉरेस्ट है वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन और दैट वी ब्रीथ और एब्ज़ॉर्ब करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? मतलब वो ऑब्ज़र्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैं वो बाइंड होते हैं सॉइल से और दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल मिलता है, वुड मिलता है, फ़ोडर मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स, लैक और ये हनी, गम ये सब हमें वहाँ पे मिलता है। फॉरेस्ट जो है ना एक तरीके का नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ़ का। ठीक, इसके बाद जैसे इसमें डायग्राम भी बन रखा है कि हमें क्या-क्या मिलता है, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, मेडिसिन मिलता है, शेल्टर मिलता है, फ़ूडर मिलता है, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स मिलते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं हम लोग, रबड़ मिलता है, टिम्बर मिलता है और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ़ के लिए अच्छा होता है, जम मिलता है गम, फ्रूट्स, ठीक है, हनी मिलता है। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ़ में, तो वाइल्ड लाइफ़ क्या है? फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ़, ठीक है? देयर आर थाउज़ेंड ऑफ स्पीशीज़ यहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में स्पीशीज़ होते हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की भी होती हैं, रेप्टाइल्स की होती हैं, एम्फिबियंस की होती हैं, मैमल होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, वर्म्स व्हिच ड्वेल इन द फॉरेस्ट जो कि अपने-अपने वेजिटेशन और अपने-अपने वाइल्ड लाइफ़ में होते हैं, हैबिटेट्स में। जैसे टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल जो कि कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स जैसे कि गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, ठीक है? जो कि होम है एशियाटिक लायंस का। तो ये याद होना चाहिए कि जो गिर फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ ये गुजरात में है और ये होम है एशियाटिक लायंस का मतलब कि क्या इंडिया में जो टाइगर्स हैं वो एशियाटिक लायंस यहाँ पाए जाते हैं बेसिकली गिर फॉरेस्ट में। और फिर ऐसे ही एलिफेंट और वन हॉर्न्ड डायनासोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं असम में। एलिफेंट्स जो हैं फाउंड होते हैं केरला और कर्नाटका में भी, ठीक है? फिर कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं ग्रेट इंडियन डेज़र्ट्स में और रण ऑफ कच्छ के साइड गुजरात में। वैसे जो वाइल्ड गोट्स है, स्नो लेपर्ड्स है, बियर है, वो कहाँ पाए जाएँगे? हिमालयन रीजन में पाए जाएँगे। वैसे ही बाकी सब एनिमल्स ही पाए जाते हैं, जैसे मंकी हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल, नीलगाय, चीतल, तो ये सब बहुत वैरायटी है स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की भी। फिर इंडिया जो है इक्वली रिच है बर्ड लाइफ में भी, जैसे पीकॉक, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पे पैरट्स भी पाई जाती हैं, पिजन भी, मैना, गीज़, बुलबुल, डक्स ये सब पाई जाती हैं और इनके भी खुद के बर्ड सेंचुरीज़ हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वैसी बर्ड सेंचुरीज़ भी होती हैं। और जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि हमारा पिंटेल हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ठीक है? लिटिल स्टिंट माइग्रेट हो गया, ये हमारी कंट्रीज़ में आती हैं विंटर सीज़न में स्पेशली। और स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन-सी है? लिटिल स्टिंट weighing as low as 15 ग्राम फ्रॉम आर्कटिक रीजन ट्रैवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। तो ये एक स्टोक माइग्रेटरी बर्ड की फ़ोटो दिखाई है और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत बेसिक था, जिसमें हमने इंडिया के क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जाना कि किस टाइप का क्लाइमेट्स आते हैं, उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है और वेजिटेशन किस टाइप का होता है, कौन-कौन से प्लांट्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। अब हम फटाफट से टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला सवाल है द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल है वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी मेघालय में। मेघालय में क्या है? मौसिनराम। तो मुंबई में नहीं होती और आसनसोल में भी नहीं होगी। मौसिनराम इज़ द राइट आंसर। फिर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, तो अभी हमने पढ़ा था मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएँगे? जहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी यानी कि वेस्ट बंगाल की साइड पाया जाएगा, ठीक है? और वो सुंदरबन टाइप में पाया जाएगा। तो वो कैसा है? सलाइन वाटर में पाए जाएँगे। महोगनी, रोज़वुड देखो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल बोले थे आपको महोगनी, रोज़वुड, सैंडल ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएँगे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। फिर आती है वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स ये कहाँ पाए जाएँगे? अब देखो लाइन लाम नाम से पता चल रहा है। स्नो लेपर्ड्स यानी कि जो स्नो में होते होंगे। स्नोज़ में कौन घूमता होगा? हिमालय रीजन के एरिया। यानी कि स्नो लेपर्ड्स कहाँ और वाइल्ड गोट्स कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट तो बेसिकली होम है किसका? एशियाटिक लायंस का। तो इसलिए ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। फिर है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम। अब देखो साउथ वेस्ट यानी कि इस साइड से जो हवाएँ आ रही हैं। यानी कि अभी हमने बताया था कि जैसे ये इंडिया है ठीक है? तो साउथ वेस्ट यानी कि ये इंडियन ओशन से लैंड की ओर जा रही है। तो अभी हमने क्या बोला था एक बार बोला भी था मैंने लिखा भी था सी टू लैंड। तो इसका आंसर क्या है? सी टू लैंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।